नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। पिछले दो एपिसोड्स में एपिसोड 6 और 7 में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, पीनल कोड्स में चेंजेस, जस्टिस सिस्टम में चेंजेस पर फोकस किया। हमने देखा हाउ डिफरेंट governors made administrative changes due to all the other changes that were made, and how these changes were very much aligned to the preference of the government. For example, वॉरेन हेस्टिंग्स ओरिएंटलिस्ट थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओरिएंटलिज्म को प्राच्यवाद कहा जाता है, तो उस पर जोर दिया। सिमिलरली कॉर्नवालिस का झुकाव थोड़ा सा यूरोपियन पद्धतियों की तरफ था, तो उन्होंने यूरोप से या इंग्लैंड से इसको जोड़ने की कोशिश करी। We also talked about some of the acts that were passed by British Parliament to exercise more control over East India Company's activities in India. तो एक बार रिवाइज करने पर पता चलता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने, वापस से हमको रिवाइज करना मुझे लगता है ज़रूरी है इस एपिसोड में, कि पहले रॉबर्ट क्लाइव ने डायरकी इम्प्लीमेंट किया और फिर उस डायरकी के कारण एडमिनिस्ट्रेशन चला गया उपनवाब के हाथों में, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया एंड फाइनली इट रिजल्टेड इनटू अ फैमाइन बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के हाथ में था, जिसके कारण फार्मर्स को बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा ग्रेन होल्डिंग हुआ एंड फाइनली इट रिजल्टेड इनटू अ मैन मेड फैमाइन। एंड देयर वॉज अ फैमाइन ऑन वन हैंड, और दूसरी तरफ ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रहा था, वहाँ के लोग देख रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स बहुत रिच हो रहे थे, और यही कारण था कि बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया एंड फाइनली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, which was aimed to address the deficiencies of regulating act, but both the acts were passed to exercise more control and give British Parliament more interference in East India Company's fiscal and military affairs in India. Then we saw how Warren Hastings tried to bring farming method, which wasn't successful, and it was a method to collect land revenue, जिसमें whoever is the highest bidder would get the rights to collect land revenue. It did not succeed, and again, because Warren Hastings was an Orientalist, so he created a penal code with the help of Pandits and Ulemas, and also set up civil and criminal code, but kept them based on the more closer to Indian culture and traditions. Now, Cornwallis came in and he brought permanent settlement in 1793 and also made more European oriented changes in justice system, such as connecting like the final 5,000 and above. If the case was above rupees 5,000, it would go to a court in लंदन, किंग इन काउंसिल कोर्ट जो उसे कहा जाता था, वहाँ पर जस्टिस वहाँ पर डिसाइड होगा। सिमिलरली ही सेटअप पुलिस स्टेशंस, पुलिस सेवा सेटअप करी उन्होंने, एंड ऑल्सो सिविल सर्विसेज। नाउ टुडे वी विल फोकस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी, लाइक कि क्या फोकस था इकोनॉमिक पॉलिसी का ड्यूरिंग दिस टाइम, एंड वी विल ऑल्सो लुक एट द सोशल एंड कल्चरल aspect of the first phase of colonialization, that is the commercial phase of colonialization. Now there is a term called drain of wealth, which means that drain of wealth, it was coined in Europe, and it meant the drain of gold and silver out of a country. But in the Indian context, it applied to the wealth that East India Company collected through revenue systems to pay for the goods that they were exporting from India. और इसको कमर्शियल फेज इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि एक तरफ से आप किसी वस्तु को ले रहे हैं और दूसरी तरफ जाकर बेच रहे हैं, और वहाँ पर उस वस्तु का संग्रह किया जा रहा है या उस वस्तु को कलेक्ट किया जा रहा है। तो इस कारण से भी इसको कमर्शियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। नाउ
ड्रेन ऑफ वेल्थ कैसे हो रहा था? क्योंकि अर्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी वुड ब्रिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू परचेज goods from India, but now they stopped bringing that and started collecting revenue, और वो यहाँ से ही उसे लेकर गुड्स ले लेते थे और उनको एक्सपोर्ट कर देते थे. Now, what was the impact that happened as this changed? Earlier gold and silver आ रहा था, फिर नहीं आ रहा था. So what happened? So when there was gold and silver being bought in India, being brought in India by East India Company, इस कारण से सिल्वर कॉइन्स जो थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लग गए थे. दे इंक्रीज्ड इन नंबर एंड दैट एक्चुअली लेड टू इन्फ्लेशन इन इंडिया. But later on, when they stopped bringing silver and gold to India, it actually led to deflationary pressure. Deflationary pressure का मतलब क्या हुआ कि लोगों के परचेसिंग पावर पे इम्पैक्ट आया, चीज़ों के दामों पर इम्पैक्ट आया, which adversely affected the farmers and artisans' ability to buy goods, as they had nothing left after paying hefty taxes and land revenues. तो ये जो था, ये एक आर्थिक नीति का एक बहुत बड़ा, इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ. दूसरा क्या था? इंडिविजुअल ऑफिसर्स. एज यू रिमेंबर, जो मेन प्रॉब्लम हुआ था नवाब के साथ वो ये हुआ था कि इंडिविजुअल ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी इंटरप्रेटेड दैट द revenue at which the goods are being purchased, it will also be applied to the officers. That officers, not just company, but officers will also not pay the taxes for purchasing good. And that is why officers made massive gains from 1765 until 1780, when this was put to end. Then Cornwallis came and he also made a few changes to completely ban officers making personal gains from these from the rules or relaxations that were given to the company. Now, what did British do on the economic side to the artisans in Bengal? उन्होंने एक दादनी प्रथा होती थी. दादनी प्रथा मुगल ज़माने में चलती थी और उसके अंतर्गत क्या होता था कि एन आर्टिसन would be paid in advance. एक आर्टिसन को एडवांस में पैसे दिए जाते थे so that then they could buy the unfinished goods and make their profit in between by selling the finished good. East India Company put an end to दादनी प्रथा and they created an agency model जिसके अंतर्गत जो गुमाश्ता या दलाल या एजेंट होता है, the artisans would only deal with the agents. They also put high amount of taxes on artisans and also kind of tried to dissuade the export of these of their finished goods to Britain by imposing heavy taxes on the export. So इसके कारण से क्या हुआ? बहुत सारे artisans, they left their jobs or were forced to leave their jobs, spent their days in penury or converted into farm laborers and moved to villages. बहुत ज़्यादा यहाँ पर आर्टिस्ट्स का नुकसान हुआ. They were oppressed, they were taken advantage of, and later a governor general William Bentinck, he also made a quote that Bengal land is filled with artisans' bones. ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा शोषण हुआ बंगाल के आर्टिसंस का ड्यू टू दिस पॉलिसी. अब देखते हैं कि सोशल पॉलिसी इनका क्या था. और जब आप देखेंगे कि सामाजिक नीति जिसे कहते हैं सोशल पॉलिसी, उसमें ब्रिटिश East India Company, at least during the commercial phase of colonization, stayed quite away from interfering in the social structures of India. And the biggest fear was that they did not want the wrath of Indian people. And that's why they kept the traditions, even if those traditions were bad. Like, for example, Sati Pratha, the British East India Company never ever questioned any of these customs that were oppressive, that were age old, and let it
continue as the way they had continued for long time. In terms of cultural policy, the cultural policy of British East India Company revolved around, as I said, Orientalism. And Orientalism को हम दो पॉइंट्स में डिफाइन कर सकते हैं. दूसरा, पहला पॉइंट ये, शोइंग इंटरेस्ट इन इंडियन हेरिटेज एंड स्टडीइंग एंड इंटरप्रेटिंग इट. मतलब उसकी स्टडी के लिए उसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, उसको उसमें उसमें कुछ संस्थाओं को सेटअप करो ताकि उसको हम स्टडी कर सके. दूसरा, यूलोजाइज इंडियन कल्चर, मतलब उस इंडियन कल्चर की बहुत बढ़ाई करो और एम्फेसाइज दैट इंडिया को इंडियन कल्चर के हिसाब से ही रूल करना चाहिए. अभी ये ऐसा अप्रोच लेने का क्या रीजन था? व्हाट वाज द रीजन फॉर टेकिंग दिस अप्रोच? दैट वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन वाज टू लेजिटिमाइज द ब्रिटिश विक्ट्री ऑफ इंडिया. लेजिटिमाइज का मतलब कि इसको एक लीगलाइज, मतलब वैधानिक बना देना. और उसका मतलब यह है कि ऐसा दिखाना कि Britain is putting British East India Company is putting efforts to restore India to its past glory. And we also know that one of the other reason was कि अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से ही रूल करते रहेंगे तो people of India will not be angry और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करने के लिए आसानी होगी. और and that is why the Orientalistic approach was taken. Some of the major initiatives that involved around this approach was setting up of Asiatic Society of India in 1784 by William Jones to search ancient texts of India, to translate Sanskrit text into English. Then there was archaeologists like Cunningham who set up the archaeology department to encourage archaeological investigation. Another aspect that we have discussed was to codify the Indian laws with the help of पंडित्स एंड उलेमास. तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी सेट कर दी जिसमें संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, और आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस और एक पूरा डिपार्टमेंट सेट कर दिया गया जिसके कारण से आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गए. Warren Hastings also set up a Calcutta Madrasa in 1781, and Jonathan Duncan set up a Sanskrit school in Bengal in 1791 to encourage Indian education और Indian way of education, भारतीय पद्धति के education को encourage करने के लिए ये दोनों setup करे गए. Officers in India were also taught about Indian rituals and traditions so that they could understand how to work with their subordinates who were largely Indian population, coming from Indian population. एक्चुअली वॉरेन हेस्टिंग्स ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने की कोशिश भी करी थी टू ट्रेन ऑफिसर्स. इट वाज इन 1801, but the court of directors who were sitting in London scrapped this idea and set up a training college instead in London at that time. Now this all actually sounds like, ki wow, like British were showing interest in India's culture. They were trying to interpret it, and like they were putting effort to do archaeological investigation. ये सब मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने में, but historians like Edward Said point out that this was British approach to install themselves as superior authority, thus giving like a condescending look to the Indian situation. बेसिकली ये कहना कि हम लोग आपके हेरिटेज को वापस से उस जगह पहुंचाएंगे, ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर इंडिया विल बी एबल टू रिस्टोर इट्स पास्ट ग्लोरी. एंड दिस ऑल्सो बिकेम एन इंटरवेंशनिस्टिक अप्रोच, मतलब हमें पता है कि किस तरीके से भारत को रिस्टोर किया जाना चाहिए इन इट्स ओल्ड ग्लोरी. अब दूसरा ये हुआ कि ये जितने आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, जितने संस्कृत टेक्स्ट का ट्रांसलेशन, ये सब ये ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पे डिपेंडेंट है, राइट. तो जो भी उनका इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस था वो हम पे थोपा गया, और इस कारण से आप देखेंगे बहुत सारे
हमारे जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो ब्रिटिश इंटरप्रिटेशन हुए और इंडियन सोसाइटी में परमिएट किए और ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज भी हुए. फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश थॉट दैट रिलीजन वॉज द बेस ऑफ इंडियन सोसाइटी. तो अब क्या होता था, कुछ भी कोई भी चीज होती थी उसको ब्रिटिश हमेशा एक रिलीजियस एंगल से जोड़ के देखते थे, हर एक रिलीजियस एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते थे. और दैट क्रिएटेड लाइक मतलब इन्वेस्टिगेशन में ही एक बायस क्रिएट हो जाता था, जिसके कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारे कंक्लूजन भी बायस्ड रहे होंगे और रहते थे. दूसरा, ब्रिटिश ने ये समझ लिया कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया वाज अ फिक्स स्ट्रक्चर. जबकि अगर आप एंशियंट टेक्स्ट या पुरानी, जब एंशियंट इंडिया की हम स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि कास्ट स्ट्रक्चर एक मोबिलिटी से भरा हुआ स्ट्रक्चर था इवन एंशियंट सोसाइटी में. और हम इसके एग्जाम्पल्स उस समय और देखेंगे, पर इसको ब्रिटिश ने एक फिक्स स्ट्रक्चर मान लिया. एंड एक्चुअली इसको बहुत मतलब एक तरीके से बोलेंगे कि ये फिक्स स्ट्रक्चर होने को ही एनकरेज किया, जिसके कारण से और ज़्यादा बैड प्रैक्टिसेस रही और आगे तक चलती भी रही. तो ऐसा फील होता है दैट ब्रिटिश ट्राइड टू हेल्प इंडियन ट्रेडिशन, बट इट वाज all due to this feeling of otherness, telling someone that we know what is better for you and telling someone that you can get better under our protection. And this feeling of otherness towards non-European culture was something that British East India Company showed in their cultural policy, which was focused around Orientalism या प्राच्यवाद जिसे कहते हैं. Now, finally, we are ready to round off our policy discussion in the first phase, which was again and again, I keep repeating, the commercial phase of colonization. And going back to episode 1, हम एक बार वापस से देख लेते हैं what was the constitutional and statutory position of East India Company. तो हमको पता चलेगा, जो हमने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था, कि जेम्स वन ने 1609 में कंपनी को आजीवन मोनोपोली, आजीवन एकाधिकार की का एक चार्टर पास कर दिया था. बट by 1770, as we know, that there was a famine in Bengal. At that time, British East India Company lost a lot of revenue because of the famine, because of their bad policies. But the parliament saw that officers were becoming rich despite company undergoing these losses, and therefore regulating act को लाया गया था 1773 में. एंड देन पिट्स इंडिया एक्ट वाज ब्रॉट इन 1784 टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया. In 1793, this same charter, the monopoly charter that gave monopoly to East India Company, was extended for another 20 years. But by that time, the industrial revolution or industrial phase of British economy had begun, and there were a lot of industrialists who were now putting pressure on ending the monopoly of British East India Company in India and open it to more make it an open market, so that these industrialists could send their finished goods to India, and India would thus become the मार्केट फॉर देयर फिनिश्ड गुड. इसमें एक और एंगल अगर हम देखना चाहेंगे तो वो ये है कि जेम्स फर्स्ट, विच वॉज 1609 के ज़माने में, वह उस समय मोनार्की का ज़्यादा वर्चस्व था. और one reason to give monopoly to East India Company was so that East India Company could pay maximum sum directly to the crown, who wanted to manage a large army. ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी डिस्कस किया था. इसलिए क्राउन बहुत ज़्यादा उस समय अपने देश में भी टैक्सेस लेता था, राजा, and they wanted even East India Company to pay large sums directly to the crown so that they could maintain large army. But now, as you can see, the situation had changed and had become more leaning towards democratic structure. इसलिए अब पार्लियामेंट का यहाँ पर पावर बढ़ने लग गया था, and that coincided with the demands to end East India Company's monopoly in India. Britain
was one of the first nation to become industrialized, and there was therefore इस प्रेशर के कारण 1813 में जो ये एक चार्टर लाया गया जिसमें मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड. एंड अब this is where 1813 में we will go into the industrial phase of colonization. Our approach will remain same. The primary goal now will become the East India Company. जैसे अभी ये commercial phase जब end हो गया तो अब they are not just कि यहाँ का माल ले जाकर वहां पर बेचेंगे. Now they will have to focus on developing the industrial economy. The industrialists of ब्रिटेन वहां की इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रेशर बनाना शुरू करा. आने वाले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि इस प्रेशर के कारण और मोनोपोली एंड होने के कारण किस तरीके से कंपनी ने अपनी पॉलिसी और अपने गोल्स को चेंज करा. व्हाट विल हैपन टू इंडिया एज इंडिया टू देयर कॉलोनी इन इंडिया एज द रिजल्ट. All of that we will discuss as we enter in the next phase of colonization, that is औद्योगिक चरण मतलब इंडस्ट्रियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन. आज के एपिसोड में इतना ही. अगले एपिसोड तक सुनने के लिए धन्यवाद.